30 डेज प्लस 45 डेज, ये तो मिनिमम डेज है अपने पास। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके साथ में कोर्ट फीस एक्ट जो चल रहा है अभी, इसका लेक्चर नंबर 2 है आज। तो एक बार कोर्ट फीस एक्ट निकाल लेते हैं। कल जो पढ़ा है उसमें किसी को दिक्कत? आप लोग नोट्स बना रहे हैं घर जाके? नोट्स बना रहे हैं या फिर अपने हिसाब से नोट कर रहे हैं उसे? ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। हेलो अर्पित, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्लीज जल्दी सेटल डाउन हो जाइए। देखिए आज सेकंड लेक्चर है कोर्ट फीस एक्ट का, और देखिए इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। शेड्यूल वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। शेड्यूल को हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था और मैंने शेड्यूल में कुछ पॉइंट्स मार्क करवाए थे। उनके बाहर मत जाना, उनके बाहर से नहीं आता, अननेसेसरी अपना टाइम मत खराब करना। जितना बोला है, जितना कहा है उतना पढ़िएगा इन एक्ट के अंदर। ठीक है, कहा कौन सेक्शन तक हो गया था? 11 तक? ओके 9 तक हो गया था। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 9, सेक्शन 10। डिटर्मिनेशन ऑफ फीस से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीस का मतलब होता है कि फीस का अवधारण। कभी कभी क्या होता है सर, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट फीस में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कोर्ट फीस कितनी रुपए देनी है, और सामने वाली पार्टी अगर ऑब्जेक्शन कर रही है तो कैसे फीस डिसाइड की जाएगी कि कितने रुपए दी जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? डिसीजन एज टू द प्रॉपर कोर्ट फीस। सेक्शन 11 जो है वो एक बहुत मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना सर? प्री के हिसाब से हम देखिए जो बैच है, जो क्लासेस हैं, इनका मेन होल एंड सोल पर्पस क्या है, ये डिसाइड करना कि हमें हमारा प्रीलिम्स निकलना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फीस। सेक्शन 10 में अगर जब भी आपको फीस का डिटरमाइन करना है कि फीस के रुपए, कितने रुपए की फीस लगेगी, कितने रुपए की फीस होगी, तो हमेशा दो चीजों से डिटरमाइन किया जाता है। किस चीज से डिटरमाइन करते हैं सर? दो चीजों से। पहली बात तो ये कि भाई आपने जो प्लेंट फाइल किया है, सिविल की नॉलेज नहीं है, शून्य नॉलेज अगर सीपीसी की, तो दिक्कत आने वाली इन क्लासेस में। सिविल की नॉलेज अगर जीरो है तो क्या आने वाली है? दिक्कत। रीजन क्या है इसका? क्योंकि सर सिविल केसेस में कुछ बेसिक फंडे होते हैं जो आपको समझने होंगे। वो मैं जस्ट एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ, उनका बिल्कुल समझ लीजिए सिविल के फंडे क्या होते हैं। सर सिविल केस है, मान लीजिए ए वर्सेस बी के बीच में ऐसा था, दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट था और एक कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में अल्टीमेटली फॉर्म हुआ था। एक संविदा थी इन दोनों पक्षकारों के मध्य। इनके बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझना सर। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमें पता लगना है कि इसमें कितने रुपए की फीस लगेगी। जैसे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में, कुछ करोड़ों की डीलिंग चल रही थी। कोर्ट फीस क्या होगी? अकॉर्डिंगली कोर्ट फीस होगी, जितनी सूट की वैल्यूएशन है, तुम जितना रिलीफ मांगोगे। जैसे मान लीजिए पार्टी ने 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग लिया है। मान लीजिए ए ने केस फाइल किया बी के ऊपर, इसने रिलीफ जो मांगी है, उस रिलीफ में इसने 50 लाख का कॉम्पनसेशन मांगा है, प्रतिकर मांगा है, तो फीस भी किस हिसाब से होगी? फीस भी उस हिसाब से जाएगी कोर्ट की। ये याद रखिए। कोर्ट की फीस डिटरमाइन कैसे होती है? मान लीजिए कोई भी सूट फाइल हुआ है, यहाँ पर आपने प्लेंट फाइल करी है, और प्लेंट कौन फाइल कर रहा है सर? अपना प्लेंटिफ। जब उसने यहाँ पे वाद पत्र लगाया, तो वाद पत्र में उसने स्पेसिफिकली लिखा कि मेरी क्या रिलीफ है, क्या क्या मैं इस न्यायालय से अनुतोष चाहता हूं, तो उससे हम डिसाइड करते हैं। तो सेक्शन 10 ये बोलता है कि जब भी आपको कोर्ट फीस का निर्धारण करना है, कोर्ट फीस का पता लगाना है, तो कोर्ट फीस कैसे पता लगाओगे? कोर्ट फीस को पता लगाने का सिंपल सा एक तरीका है सर, सिंपल सा तरीका है सर, यदि प्लेंट डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पर,
मार्केट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पर। जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है आपका जिसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए, तो उसकी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है सब्जेक्ट मैटर की? 1 करोड़ रुपए। ये तय कौन करता है सर? ये तय करने का काम करती है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कि म्यूनसिपालिटी होती है या फिर जेडीए होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि उसका मार्केट वैल्यूएशन कितना होगा। बिल्कुल आसानी से साथ समझिए, ठीक है ना। कल वाली क्लास में मैंने समझाया था आपको डिटेल में कि क्या होता है और किस तरह से प्रोसेसर काम करता है। थोड़ा सा मैं तेज हो जाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा सेक्शंस कवर करूंगा। तो जब भी आपको कोई किसी चीज का पता लगाना है कि कितने रुपए इसको पे करना होगा, तो कोर्ट सबसे पहले क्या देखता है? तुम कल को जज बनोगे तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे? तुम देखोगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस सब्जेक्ट मैटर की मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरी चीज जो आप देखोगे वो आप देखोगे कि जो वैल्यूएशन इन्होंने कंटेंट की है प्लेंट में, वो कितने रुपए वैल्यूएशन इन्होंने लिए। बात समझ में आई? आप क्या होता है सिविल सूट के अंदर, जब हम सिविल में केसेस फाइल करते हैं, समझना एक बार, देखिए एक बार इधर, जब भी हम सिविल में केसेस फाइल करते हैं तो हम भी एक वैल्यूएशन लिखते हैं। हम भी क्या करते हैं? एक वैल्यूएशन का टॉपिक डालते हैं। आपने कभी प्लेंट ड्राफ्ट करी है? प्लेंट आपने कभी वाद पत्र बनाना सीखा है? अरे इंटर्नशिप करी होगी कॉलेज में, या फिर प्लेंट का नमूना देखा है आपने? जब प्लेंट का नमूना देखोगे तो उसमें आप एक पॉइंट होता है जिसमें वैल्यूएशन लिखनी होती है। उसमें लिखना होता है कि भाई इतने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, इतने फीट जमीन के मैंने इतने रुपए इसको पे किए, कोर्ट फीस की अदायगी की गई। भाई इतने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, इतने परसेंटेज के अनुसार इतने रुपए की हमने अदायगी करी न्यायालय को, न्यायालय फीस शुल्क के रूप में। इस तरह से एक लाइन लिखनी होती है कि कोर्ट फीस के रूप में हमने इतना लिखा। तो पार्टी क्या करती है सर? प्लेंट के अंदर वैल्यूएशन भी लिखती है कि हमने कितनी वैल्यूएशन लिखी है। तो सिंपल सी बात ये समझिए सर, ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर तुमको बताना है कोर्ट को कि कोर्ट को कभी भी जानना है कि वैल्यूएशन क्या है, तो दो चीजों पता लगती है कि एक तो प्लेंट कितने रुपए का सब्जेक्ट मैटर के वैल्यूएशन की बात हो रही है, दूसरा कि वैल्यूएशन का क्या कंटेंट किया है प्लेंट के अंदर, क्योंकि प्लेंट के अंदर आपको वैल्यूएशन लिखनी पड़ती है। आप लोग सीपीसी लाए? नहीं लाए सीपीसी? कल सीपीसी लेके आना, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ सर? एनेक्सर्स दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे ना सीपीसी के पीछे एनेक्सर्स दिए हुए हैं, वहां पर पूरा फॉर्मा दिया हुआ है, इसका प्लेंट का पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है। आपको दिखा दूंगा मैं कि यहाँ पे प्रोविजंस दिए हुए हैं। बस सिंपल सी बात है, दो शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 10 में दो शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, दो लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला तो ये कि मार्केट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखिए प्लेंट किस पे डिपेंड करेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे। और दूसरा कि प्लेंट के अंदर कितनी वैल्यूएशन उसने ली है। जब भी कोई चीज डिटरमाइन करनी है आपको, सेक्शन 11 को अच्छे से समझिएगा। सेक्शन 11 को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। सेक्शन 11 को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और प्लीज अब थोड़ा सा ना 2.5 3 4 महीने 5 महीने जो आदमी सुस्ती छोड़ देगा, जो आदमी आराम छोड़ देगा जीवन से, जो आदमी रिश्तेदारी शादी ब्याह थोड़ा मोड़ा तीज त्योहार को भूल जाएगा, सर वो आदमी जज बन जाएगा। किस्मत बार बार मौका नहीं देती, मौका मिल रहा है तो ये मत सोचो कि 44 पोस्ट है 222 में नहीं हुआ, इसमें क्या होगा। तो बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। हर एग्जाम की फेट अलग होती है। तो मुझे बताओ, आज कोई बच्चा इंटरव्यू में 1 नंबर पे वेटिंग पे है, किस पे? 1 नंबर की वेटिंग पर है, या फिर कोई बच्चा कुछ 5 नंबर से इंटरव्यू में रह गया है, क्या इस बात की गारंटी क्या कि अगली बार मान लीजिए 44 वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले वेटिंग वाला रैंक 1 बनेगा? इस बात की गारंटी है क्या सर? क्यों नहीं है गारंटी? क्या पता इस बार किसी का प्रीलिम्स ना क्लियर हो, क्या पता इस बार किसी का मेंस ना क्लियर हो, क्या पता इस बार किसी का इंटरव्यू ना क्लियर हो। उसने कितनी मेहनत करी गिवन टाइम में, उसके पास जो समय मिला 7 महीने 8 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उसने कितनी मेहनत करी, वो डिटरमाइन करता है ना सर फैक्टर। तो ये थोड़ी बताता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। आप बताओ अगर ऐसा होता तो इस बार जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो तो अगली बार सारे जज बन जाते। इस बार जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया वो नेक्स्ट टाइम तो सारे जज बन जाते। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ से डालोगे। देखिए मेंस की कॉपीज अच्छे से चेक नहीं हुई थी लास्ट टाइम, तो बच्चे मेंस में निराश हुए हैं वो दुखी ना हो, इस बार अच्छे से कॉपी चेक होगी। ये कॉपी क्यों चेक होगी अच्छे से? क्योंकि सर कॉपीज कम होती है तो वो अच्छे से एवेल्युएट होती है। देखिए सर, डिसीजन एज टू द प्रॉपर कोर्ट फीस, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको एक रफली समझा देता हूँ कि क्या बोलना चाहता है सेक्शन।
देखिएगा सर, ऐसा होता है जहां पे भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, जहां पर भी क्या है सर, कोर्ट में आपने क्या किया, कोई सूट फाइल कर दिया, ठीक है। कोर्ट प्लेंट को रजिस्टर करने से पहले, अब आप कहोगे सर प्लेंट को रजिस्टर करने से पहले ये कब होता है सर? प्लेंट को रजिस्टर करने से पहले, प्लेंट को रजिस्टर करने से पहले आपको अगर सीपीसी पढ़ी है मुझसे तो मैंने आपको बताया था कि कब किसी प्लेंट को हम सूट बोलते हैं, याद है? कब हम किसी वाद पत्र को वाद बोलना प्रारंभ कर देते हैं? जब सर किसी प्लेंट को हम नंबर दे देते हैं। नंबर कौन सा सर? सीआईएस नंबर, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर। जब हम उसको एक नंबर अलॉट कर देते हैं, ऑनलाइन तो सीआईएस नंबर, और जैसे नॉर्मली जो सूट का सिविल जैसे आता है ना, सीसी नंबर या फिर सिविल सूट नंबर 1 ऑफ 2025, जैसे मैंने नंबर दे दिया सीएस नंबर सो एंड सो। जब मैंने इस प्लेंट को नंबर दिया तो ये क्या बन गया? सूट। तो कहना चाह रहा है कि सर जब भी आपने कोई केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर और आपने उसको क्या कर दिया, एक रजिस्टर्ड नंबर दे दिया है, आपने क्या किया है सर? बिफोर ऑर्डरिंग, रजिस्टर्ड नंबर करने से पहले कोर्ट ही डिसाइड करेगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा जो भी मटेरियल और एलिगेशन उसके पास है उसे डिसाइड करेगा कि कहीं कहीं वैल्यूएशन तो प्रॉपर करिए, क्या हर चीज तो प्रॉपर करिए, क्या सेक्शन 10 में जो उसने फाइल किया है वो तो प्रॉपर किया है, क्या उसने प्लेंट में जो वैल्यूएशन लिखी है वो प्रॉपर है। द कोर्ट विल डिसाइड दोस फैक्टर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कोर्ट विल डिसाइड दोस फैक्टर्स, मतलब कहने का मतलब ये कि ये कोर्ट की शक्ति है, ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट बिफोर ऑर्डरिंग समन, कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर 5 रूल 9 में समन इशू कर देता है, इशू प्रोसेस हो जाता है वहां पे 5/9 में, सिविल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोर्ट ये करने के पहले क्या कर देता है? कोर्ट ये करने के पहले न्यायालय की शक्ति है वो देख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट। सेक्शन 10 में मैंने बताया ना आपको कि प्लेंट में आपको मेंशन करनी पड़ती है वैल्यूएशन कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग द कोर्ट डिसाइड कि करना है नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया कि नहीं आपकी फीस प्रॉपर नहीं है, आप चाहो तो उसका रिव्यू भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसका फर्दर रिव्यू भी कर सकते हो। समझ में आ गई? जैसे कोर्ट ने बोला कि फीस पूरी नहीं है, आपने बोल दिया सर रिव्यू किया, उसका फर्दर रिव्यू भी कर सकते हो, और करेक्शन इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सक्सीडिंग सबसेक्शंस। और अगर करेक्शन करना है तो जो नीचे वाले सेक्शन है सबसेक्शन से वो बात करते हैं। सिंपल सी एक बात यहाँ पे समझ लीजिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेक्शन 11 के अंदर कि देखिए सर सेक्शन 11 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि सर सेक्शन 11 के अंदर समझिए, सेक्शन 11 के अंदर सर ये कोर्ट की पावर है, वो चाहे सारे केसेस को देखेगा, वो चाहे सेक्शन 10 के बेसिस पर आपने जो प्रॉपर वैल्यूएशन किया है नहीं किया उसको देख सकता है कोर्ट। ये कोर्ट की एक पावर है। बात समझ में आई? अरे क्या है ये कोर्ट की? ये कोर्ट की पावर है, ठीक है सर। थोड़ी सी गर्मी जो है बढ़ने लग गई है ना, इसको उसको निकाल लेने में भलाई है, ठीक है सर। तो ये क्या है? कोर्ट की एक पावर है, आप चाहो तो उसका रिव्यू और फर्दर रिव्यू भी कर सकते हो। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे देखिए सर। द डिफेंडेंट में प्लीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड। सर डिफेंडेंट क्या ले सकता है? ऑब्जेक्शन ले सकता है लेटर ऑन किसी भी केसेस में। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोर्ट ने इसका यूज नहीं किया है, कोर्ट के पास तो पावर है ही, लेकिन मान लीजिए कोर्ट ने उसका यूज नहीं किया था, कोर्ट ने नहीं देखा, कोर्ट ने डायरेक्टली एडमिट कर लिया, इश्यू प्रोसेस कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? मतलब मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ की कंडीशन आपको। आपने प्लेंट फाइल करी, जो यहाँ पे हियरिंग हुई आपकी, ठीक है ना, केस की। कोर्ट चाहे तो यहाँ पर सेक्शन 11 क्लोज 1 में आपको बोल दे प्रॉपर फीस जमा कराओ डिसीजन देके, लेकिन अगर कोर्ट ने यहाँ पर समन इशू कर दिए, क्या कर दिया कोर्ट ने यहाँ पे, ठीक है ना सर, समन निकाल दिए। जब पार्टी आएगी रिटन स्टेटमेंट डालने तो पार्टी भी क्या करेगी सर? तो पार्टी यहाँ पर ऑब्जेक्शन ले सकती है कि कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं, ये बात करें 11। प्रोसीजर समझना, देखिए रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है सर। एट एनी डिफेंडेंट में प्लीड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड एंड द फीस पेड इज नॉट सफिशिएंट। सारे जो भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन कब डिसाइड किए जाएंगे? ऑर्डर 18 के पहले। ऑर्डर 18 जानते हैं क्या होता है? ऑर्डर 18 जानते हैं क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ, क्या होता है ऑर्डर 18? पार्टी से ये तो फिर ऑर्डर 10 क्या है?
ऑर्डर 18 क्या होता है बताओ? बिल्कुल पढ़ोगे नहीं तो सीपीसी नहीं आ रहा है क्या इस बार एग्जाम में? इज द सीपीसी विल नॉट कम इन दिस एग्जामिनेशन? बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे। क्या है ऑर्डर 18? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ हियरिंग ऑफ द सूट। क्या है? हियरिंग ऑफ द सूट, वाद की सुनवाई। वाद की सुनवाई बात की बात है। अरे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ऑर्डर 10 है। ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे मत कीजिए रिचा, ऐसे मत कीजिए। तो कहने का मतलब ये है सर ऑर्डर 18 की कार्रवाई भी बाद में करो, पहले क्या करो उस क्वेश्चन को डिसाइड करो। जैसे ऑब्जेक्शन ले लिया डिफेंडेंट ने कि भैया कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं है, तो ऑर्डर 18 के पहले लिखा ना, ऑर्डर 18 के पहले बिफोर हियरिंग ऑफ द सूट एज कंटेम्पलेटेड इन हियरिंग ऑफ द सूट। कहां दिया हुआ है हियरिंग ऑफ सूट? इसने भी लिखा हुआ है ना हियरिंग ऑफ सूट, कहां दिया हुआ है? 18 में। तो वाद की सुनवाई के पहले आप कहां क्या क्या करो, डिसाइड करो कि भैया फीस है या नहीं है प्रॉपर। और यहाँ पे देखो, इफ द कोर्ट डिसाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड, कोर्ट ने डिसाइड किया कि भैया प्रॉपर्ली वैल्यूएशन नहीं किया है, या फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि फीस जो है वो सफिशिएंट पेड नहीं की है, तो कोर्ट क्या करेगा? एक डेट फिक्स करेगा और बोलेगा उसको कि प्लेंट को अमेंड कर। प्लेंट में तूने गलत लिखा है ना, तो प्लेंट को अमेंड कर और प्रॉपर फीस जो भी तेरी बची हुई फीस है उसको प्रॉपर्ली जमा करवा। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए उसने जमा नहीं करवाई तो प्लेंट हो जाएगी रिजेक्ट। सिंपल सी बात है सर, प्लेंट का रिजेक्शन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? 2 तक। 3 में देखिए, ए डिफेंडेंट एडेड आफ्टर द इशू हैव बीन फ्रेम्ड। अब ये डिफेंडेंट इशू फ्रेम होने के बाद कैसे आ रहा है ये समझिए। मान लीजिए केस था ए वर्सेस बी के बीच में, ठीक है? ए वर्सेस बी के बीच में एक केस था। मान लीजिए यहां पर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो चुका है, ठीक है? और बी ने ये बात नहीं उठाई, बी ने ऑब्जेक्शन मान लीजिए रेज नहीं किया। मान लीजिए बी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया यहां पर, सुनिएगा सर, समझिएगा प्लीज। मान लीजिए बी ने यहां पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था, लेकिन सर यहां पर एक इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगी। इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन पता ना सर, ऑर्डर 1 रूल 10। इम्प्लीडमेंट मतलब होता है कि कोई भी पक्षकार के रूप में जुड़ सकता है उसमें। ऑर्डर 10, ऑर्डर 1 रूल 10 2 उसकी एप्लीकेशन लगती है सर ये। और कोई पार्टी आई और वो पार्टी आके जुड़ गई सर। जैसे ही नई पार्टी आके जुड़ी, उसने देखा, जैसे कोई पार्टी आके जुड़ी, जुड़ते ही उसने देखा, सी आके यहाँ बोलता है कि सर इसने तो फीस भी प्रॉपर नहीं जमा करा रखी है। किसने? ए ने। सर ए ने तो प्रॉपर फीस ही नहीं जमा कराई है। उसके बारे में बात कर रहा है कौन? 11 का 3। समझ में आई कहानी? A defendant added after the issues have been framed। आप कहोगे सर डिफेंडेंट कैसे ऐड होगा आप इशू फ्रेम होने के बाद? सर कोई दूसरा डिफेंडेंट ऐड हुआ होगा। जैसे ए वर्सेस बी था, तो ए वर्सेस बी एंड सी हो गया ना, उसको ऐड किया गया। एंड फ्रेंड ऑन द मेरिट्स ऑफ द क्लेम द रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय हिम प्लीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड। भाई प्रॉपर्ली वैल्यूएशन नहीं हुई है और जो फीस है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना सर? सारा मैटर सुनने के बाद में कोर्ट बोलेगा कि भैया, कोर्ट वही प्रोसीजर अपनाने के लिए बोल रहा है। कोर्ट को समय देगा, एक डेट फिक्स करेगा, उसको बोलेगा कि फीस जमा कराओ। जो प्रोसीजर सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है वही फॉलो होगा फिर इसमें भी। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण। Nothing in this subsection shall apply to a defendant added as a successor or representative in interest defendant who was on the record before issues were framed on the merits of the claim, who had opportunity to file a dismissal pleading that his subject matter of the suit was not properly valued, fees was not sufficient। मतलब कहने का मतलब ये है कि भविष्य में अगर कोई भी एड होगा तो उसको रोका नहीं जाएगा ये ऑब्जेक्शन उठाने से। सेविंग क्लोज मतलब नथिंग का मतलब होता है सेविंग क्लोज। इन्होंने अपवाद के रूप में बना दिया है, भविष्य में आप किसी को भी ऐड करो उसको रोकोगे नहीं। उसको एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आए और बताए कि सफिशिएंट फीस नहीं दी गई है। इज इट ऑलराइट? ठीक है ना? चौथा पॉइंट देखिए, अब बात करेंगे किसकी? अपील वाले मैटर्स की। किसकी बात करेंगे अब? यहां से सर 11/4 से अपील वाले मैटर चल रहे हैं और यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए बी और सी। कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? 4। ए बी सी डी बी है क्या? अच्छा डी बी है, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। तो सर जहां पे भी अपील का मामला है, तो अपील में हाई कोर्ट, अपील में
कोर्ट क्या करेगा सर, खुद के मोशन से भी या फिर खुद की पार्टी से भी क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है कि भैया फीस आई है या नहीं आई है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। A case shall be deemed to be before a court of appeal even if appeal registered in a part of the subject matter of the suit। अगर पार्ट की भी अपील करी है, एक सब्जेक्ट मैटर के किसी पार्ट की भी अगर अपील हुई है तो उसको भी क्या कहोगे आप, अपील ही कहोगे, ठीक है। इफ द कोर्ट ऑफ अपील डिसाइड्स, अगर मान लीजिए अपीलेट कोर्ट ये डिसाइड करता है कि लोअर कोर्ट में जो फीस पे की गई थी वो सफिशिएंट नहीं थी, तो कोर्ट बोलेगा आपको कि जाओ और जाके फीस जमा करो। अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है डिफिसिट फीस इज नॉट पेड विद इन द फिक्स्ड टाइम एंड डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ dismissed by the lower court, the applicant cedes the appeal shall be dismissed, but the default relief was decreed by the lower court, the deficit shall be recoverable if the area of land revenue। यहाँ कहने का मतलब क्या हो रहा है सर, जैसे मान लीजिए कोई फीस जमा कराने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया था आपको, समझिएगा सर। सी वाले पॉइंट में क्या है, कोई फीस जमा कराने के लिए आपको एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया था। The default is in respect of the relief which has been dismissed by the lower court। लोअर कोर्ट ने तो आपको कोई रिलीफ दी नहीं थी सर, और आप कहां चले गए, आप चले गए अपील में। अपीलेंट सीक्स इन द अपील, आप अपील में चले गए। द अपील शैल बी डिसमिस्ड बट इफ द डिफॉल्ट, और अपील भी हो गई आपकी डिसमिस, बट इफ द डिफॉल्ट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ विच वॉज बीन डिक्लेयर्ड बाय द लोअर कोर्ट। लेकिन आपकी रिलीफ कुछ ऐसी थी जो ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है लोअर कोर्ट के द्वारा। सपोज कीजिए सर सिविल केसेस में क्या होता है, हर एक रिलीफ के ऊपर अलग अलग कोर्ट फीस लगती है। आपने अगर एसआरए पढ़ा है तो आपको पता होगा एसआरए में आप जितनी रिलीफ मांगोगे कोर्ट से उतनी फीस देनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि सर मुझे डिक्लेरेशन करवाना है, उद्घोषणा करवानी है, उसकी फीस अलग होगी। मैं अगर आपसे चाहता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, उसकी फीस अलग होगी। मैं चाहता हूँ कोर्ट से कि मुझे इतने रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए, उसकी फीस मेरी अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर मान लीजिए कोर्ट ने मुझे, लोअर कोर्ट ने मुझे किसी फीस के ऊपर, मतलब ऐसा था कि तीनों रिलीफ्स का मेरे को फीस देनी थी, डिक्लेरेशन की, रेक्टिफिकेशन की और कॉम्पनसेशन की। मेरे को तीन चीजों की कोर्ट में फीस जमा करानी थी। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ एक डिक्लेरेशन की फीस जमा कराई और मैं दो की नहीं होने की वजह से मैं ऊपर चला गया कोर्ट में, ठीक है ना सर, अपीलेट कोर्ट में चला गया। लेकिन मुझे रिलीफ दे दिया था नीचे वाली कोर्ट ने, डिक्लेरेशन का रिलीफ ऑलरेडी कोर्ट ने मुझे दे दिया था। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको डिक्रीड कर दिया, डिक्रीड मतलब अगर आपके फेवर में कोई फैसला दे दिया है किसने, मैं कितनी बार लिखता था क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, देखो सर डिक्री हो गया है केस, मतलब वो आदमी जीत गया है। तो अगर डिक्री हो गया है लोअर कोर्ट के द्वारा तो वो जो फीस को वसूलना तो पड़ेगा ना सर। वो कैसे वसूलोगे, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह, उसको राजस्व, भू राजस्व से प्राप्त हुए धन की तरह वसूला जाएगा, उसको अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूला जाएगा। जब मैं आपको राजस्थान लैंड रेवेन्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू में कैसे धन वसूला जाता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि अगर आप अपील में गए और वहां से कोई रिलीफ आपको मिलनी थी, वो रिलीफ आपको मिली और नीचे वाले कोर्ट ने भी आपके फेवर में डिक्री कर दी थी, अब उसकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। कोर्ट फीस कभी नहीं छोड़ती है, याद रखना तुम। इवन इंडिजेंट पर्सन की मामले में भी फीस नहीं छोड़ी थी, आपको पता हो तो ऑर्डर 33 में आपकी फीस कभी नहीं छोड़ी जाएगी किसी भी हालत में, कोर्ट फीस नहीं छोड़ता है, बिल्कुल याद रखिए इस बात को। इफ द पेड फीस इन द लोअर कोर्ट इज इन एक्सेस, अगर मान लीजिए आपने एक्सेस में फीस पे की हुई है तो अपीलेट कोर्ट, यहाँ पे जो कोर्ट है वो कौन सा है, अपीलेट कोर्ट, मतलब अपील करने वाला जो न्यायालय है वो आपको ये भी बोल सकता है कि भैया फीस को वापस रिफंड कर दिया जाए जो आपने एक्सेस फीस दी है। पांचवा देखिए, ऑल क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट arising on the written statement of the defendant shall be heard and decided before the contemplated order 18। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर ऑर्डर 18 के पहले ही सबका डिसाइड करो। ऑर्डर 18 जहां हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, उसके पहले ही ये डिसाइड करो, उसके पहले ही क्या करो सर, डिसाइड करो प्लीज, उसके पहले ही डिसाइड करो। और प्लीज फोकस बना के रखिए, फोकस नहीं रखोगे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस और कंसंट्रेशन लूज किया, प्लीज बैरेक्ट, एक आंख बैरेक्ट में होनी चाहिए। और अरे सर मेरी बेड को बोर्ड की तरफ देखना जरूरी नहीं है, मैं समझाऊंगा देख लेना, लेकिन आंखें बैरेक्ट पे रहनी चाहिए और कान से सुनो बस, हियरिंग और आई मूवमेंट बनाओ बस, ठीक है ना सर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मेरिट्स ऑफ द क्लेम का मतलब क्या होता है। अब सर इस बात को ना मैं थक गया था पढ़ाते पढ़ाते, जब आपको पढ़ा रहा था मैं, मेरिट्स ऑफ द क्लेम्स का मतलब क्या होता है। मेरिट्स ऑफ क्लेम्स का मतलब ये नहीं होता कि डिटर्मिनेशन ऑफ सूट, not being the matters relating to the frame of suit, misjoinder, non-joinder of parties, cause of action, jurisdiction of the court, or try the suit for the fees, but inclusive of matters arising of plea of res judicata, limitation and the like।
मतलब ये कह रहे हैं कि मेरिट्स ऑफ द क्लेम्स मतलब क्या होता है सर? मेरिट्स ऑफ द क्लेम का मतलब होता है कि सर जब कभी भी आपको डिटरमाइन करना है सूट, कोई भी केस को मेरिट पे सुना गया, हम कहते हैं ना सर कि केस को मेरिट पे सुना गया, मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने डिटरमाइन किया है सूट को मेरिट्स पे। वो मामला नहीं कि आपने फ्रेम किया है, वो मेरिट नहीं होता है। कैसे फ्रेम किया है वो मेरिट्स नहीं है। नहीं आपने मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कोज ऑफ एक्शन, उसको भी आप मेरिट्स नहीं कहते, ठीक है। नहीं आप जुरिडिक्शन को मेरिट्स कहते हो, और नहीं आप प्ले ऑफ रेस जुडिकेटा, देखिए नहीं आप रेस जुडिकेटा के और लिमिटेशन के मामले को मेरिट्स कहते हो। ये सब टेक्निकल प्लीडिंग्स हैं, ये सब क्या है, तकनीकी अभिवचन है। इन पे कभी भी केस डिसाइड नहीं होता। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सिविल केस डिसाइड करना है तो वो हमेशा डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट पे जाना चाहिए। अभी मैं लिमिटेशन में ये पढ़ा रहा था आपको कि दैट द जुडिशरी इज रेस्पेक्टेड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ, याद करो मुसामत काटजी वाली गाइडलाइंस में मैंने बताया था दैट जुडिशरी इज रेस्पेक्टेड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द पावर बट इट इज रेस्पेक्टेड दैट इट इज केपेबल टू डिलीवर जस्टिस। न्यायपालिका इसलिए सम्मान्य नहीं है क्योंकि उसके पास शक्ति है। न्यायपालिका इसलिए सम्माननीय है, न्यायपालिका इसलिए सम्माननीय है क्योंकि उसके पास में ये निहित शक्ति है कि वो न्याय कर सकती है। बात करो, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि मेरिट्स ऑफ द क्लेम का मतलब ही क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। अब ये जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं ना सर, ये सब के सब टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। बात समझ में आई? एडिशनल फीस वॉज फ्रेम्ड। अब 12 में आ जाइए प्लीज सर। अगर कोर्ट को लगता है सर कि कोई एडिशनल इशू बनाया है कोर्ट ने, ठीक है सर, समझिएगा बात। एक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी आदमी का सेटल्ड पोजीशन था। किसका था सर? मान लीजिए एक चाय की टपरी थी यहाँ पे। सुनिएगा सर, 2 मिनट फोकस लगा के सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा। एडिशनल इश्यूज क्या हो जाते हैं सिविल केसेस के अंदर? सिविल की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, कोर्ट फीस पढ़ना है तो बिल्कुल सिविल आर पार होना चाहिए आपका। इसका सिविल कमजोर है तो प्लीज सिविल पे ध्यान दो। मान लीजिए एक चाय की टपरी थी यहाँ पे, ठीक है ना, और ये लास्ट 10 साल से यहाँ पे चाय की टपरी लगा रहा था ये आदमी, ठीक है। एक दिन सर इसका जो ओनर आता है ये उसको उठा के सीधा बाहर फेंक देता है, इसके सारे सामान फेंक देता है, ठीक है। हमने पढ़ा है सेक्शन 6 के अंदर कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता कोई भी जो कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक्स था जिसने पूरा सामान ए का उठा के बाहर फेंक दिया, केस फाइल कर दिया ए वर्सेस एक्स, ठीक है, सेक्शन 6 में एसआरए। समझेगा सर, सेक्शन 6 ऑफ एसआरए का केस क्यों फाइल हुआ? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई स्थावर संपत्ति के प्रत्युदरण के लिए आप यहाँ पर वाद संसित कर सकते हो। ये बात हमने पढ़ी हुई है सेक्शन 6 के अंदर। अब आप समझिए, जहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए वर्सेस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 6 एसआरए के अंदर सूट फाइल है, समझे ना, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर कल को ये बोल देता है कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट आल्सो ऑफ एक्स, कि ये एक्स की संपत्ति नहीं है, एक्स इज नॉट द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर ये रियल ओनर होता तो भी समझता मैं, लेकिन बट ही इज नॉट द रियल ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अब कोर्ट क्या कर रहा है यहाँ पे डिसाइड, कोर्ट यहाँ पे टाइटल डिसाइड कर रहा है। तो कोर्ट कह रहा है कि फिर कौन है ओनर? तो ए बोल रहा है कि मैं हूं ओनर, ये क्या बोल रहा है, मैं हूं ओनर। तो कोर्ट ने जो कोर्ट ने इनिशियली इशू फ्रेम किए थे वो तो किसके ऊपर थे? सेटल्ड पोजीशन के ऊपर थे, वो तो स्थायी कब्जे के ऊपर थे ना सर। लेकिन जब पार्टी बोल रही है कि ये ओनर नहीं है, ओनर मैं हूं, तो कोर्ट फिर टाइटल भी डिसाइड करेगा सर। और जब कोर्ट को टाइटल डिसाइड करना है, जब कोर्ट को हक निर्धारित करना है, देखिए सर सिविल प्रॉपर्टी में टाइटल डिसाइड करने का जो हक है वो किसको है? सिर्फ और सिर्फ एक सिविल कोर्ट को है। टाइटल डिसाइड करने का हक किसको है? सिविल कोर्ट को। रेवेन्यू कोर्ट कभी टाइटल डिसाइड नहीं करती है। या फिर आप मान लीजिए रेंट कंट्रोल वाली कोर्ट से कभी टाइटल डिसाइड करेगी क्या? कि ट्रिब्यूनल टाइटल डिसाइड करेगी क्या? सिविल कोर्ट टाइटल डिसाइड करती है। स्टार्टिंग में तो उसने मांगा नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक और बना दिया, वेदर ए इज द ओनर ऑफ हाउस, वेदर ए इज द ओनर ऑफ सो एंड सो प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने जो एडिशनल इशू फ्रेम किया, जब भी एडिशनल इशू फ्रेम किया है उस पर क्या देनी पड़ेगी? एडिशनल फीस, उस पर अतिरिक्त फीस लग जाएगी। ये बात सेक्शन 12 बोल रहा है। वेर ए पार्टी बिकम्स लायबल टू पे एडिशनल फीस बाय रीजन ऑफ इशू फ्रेम्ड इन द सूट। एडिशनल कोई भी फीस दिए इशू फ्रेम जो किया है उस वजह से, जो भी सर उसको एडिशनल फीस उसके लिए देनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन के साथ में। समझ में आया? 13 में आइए प्लीज। रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ क्लेम, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है सर, ठीक है ना सर, मान लीजिए, मेरा रफली आइडिया दूंगा, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है,
इस प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है, इस प्रॉपर्टी पर क्या हो जाता है, कब्जा। ये प्रॉपर्टी है ए की, इस प्रॉपर्टी पर आकर एक्स कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है। अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालोगे तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, या मतलब एक 1.20 करोड़ के आसपास की क्या जाएगी, कोर्ट फीस इसमें लगेगी, क्योंकि 1 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर तो उसमें लगी रही है। कितना था 3 करोड़ के ऊपर, कितना है 30 लाख या 6 लाख 6,000 ऐसा कुछ है ना। 3 करोड़ के ऊपर कितनी थी, अरे देखो जल्दी शेड्यूल में, 3 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ के ऊपर की जो रकम है उसके ऊपर कितने रुपए कोर्ट फीस है, अरे देखो मुझे, हाँ ठीक है 6 लाख, तो मतलब आप मान लीजिए कि 8 लाख रुपए की कोर्ट फीस लगेगी इस पर। कितनी लगेगी, 5 लाख की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, इस पर रफली 8 करोड़ की, 8 लाख की कोर्ट फीस लगने वाली। अब समझिएगा सर इधर, और 2 मिनट फोकस कीजिए। इस दिक्कत क्या है ना, ए के पास में, इसके पास में पैसा वैसा कुछ नहीं है, इसके पास 8 लाख ही नहीं है। तो ए सोच रहा है कि यार ऐसा करता हूं मैं, सिर्फ इतने से पार्ट का, ये जो इतना सा पार्ट है, इसी पार्ट के लिए केस फाइल करता हूं और इस पार्ट को छोड़ देता हूं, क्योंकि सर कोर्ट फीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो जाती है ना। अरे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कोर्ट फीस का निर्धारण किया जाता है। तो मैं इतने से पार्ट की कोर्ट फीस दूंगा, बस इस पार्ट को मैं छोड़ दूंगा। तो ये कहना चाह रहा है। और सर यही बात कहां लिखी है, ऑर्डर 2 रूल 2 में। अगर आपने कोई भी क्लेम छोड़ा, कोई भी दावा छोड़ा, तो बाद में नहीं कर सकते। अरे यही तो सब बातें लिखी होगी। ए प्लेंटिफ हु हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू पे द एडिशनल फीस रिलिंक्विश इज पार्ट ऑफ क्लेम, मतलब अगर वो रिलिंक्विश कर देता है तो कर दे। देखिए, द प्लेंटिफ शैल नॉट बी परमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द सूट टू एड क्लेम सो रिलिंक्विश। ये एक बात ऑर्डर 2 रूल 2 की बात है। फर्दर ऑन उसको ऐड नहीं करने दिया जाएगा। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा था हमने, तीन रूल बताया था मैंने आपको ऑर्डर 2 रूल 2 में। कितने रूल, कभी फुर्सत में सुनूंगा आप लोगों से 3 रूल अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी 3 महीने कोई फुर्सत नहीं है। 14 में आ जाइए। देखिए टेस्ट फेस्ट सब इसलिए पोस्टपोन कर दिए, जैसे कोर्ट फीस खत्म होगा इसका टेस्ट हो जाएगा, हिंदू में रिजेक्ट होगा, हिंदू में रिजेक्ट का टेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सीपीसी का टेस्ट था जो पोस्टपोन हुआ है, तो ये मैं समझना कि सर टेस्ट वेस्ट नहीं कराते, सर तो इतने टेस्ट कराते हैं तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और तुमको अगर ये गलत है कि टेस्ट नहीं होते तो एपी वाले बच्चे और हमारे आरजेएस वाले बच्चों से पूछना, 2-2 ढाई महीने से टेस्ट देते रहते हैं। 14 में आइए सर, फी पेबल ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट। सर ये कह रहा है कि आपने अगर रिटर्न स्टेटमेंट भरा है तो उसकी भी क्या देनी पड़ेगी, बस फीस देनी पड़ेगी, बस ठीक है ना। 15 में आ जाइए, फी पेबल ऑन अपील्स। सर अपील करोगे तो भी क्या देनी पड़ेगी। अरे सर ये सब लिखने की क्या जरूरत है, ये सब तो शेड्यूल में लिखा हुआ है ना, ये सब तो इन्होंने शेड्यूल में लिख दिया, शेड्यूल 1 में इसने फिर भी लिख दिया, तो कोई बात नहीं, पढ़ लिया हमने भी, ठीक है ना सर। अगर अपील भी करोगे तो भी कोर्ट फीस लगेगी। फी पेबल ऑन द पेटिशन एंड एप्लीकेशंस, कहने का मतलब है कि सर पेटिशन, कोई भी आपने अर्जी लगाई या फिर कोई भी आवेदन लगाया है हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में भी, वो सेम रूल अप्लाई होंगे। कहां से कहां तक के, 10 से 13 तक के। एक शब्द है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर उन प्रावधानों को वैसे ही लागू किया जाए, उन प्रावधानों को वैसे ही लागू किया जाए पेटिशन के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी। जैसे 10-13 वहां लग रहे हैं ना सर, वो सेम नियम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इधर भी लगा दो, ठीक है सर। आगे चलिए, कोर्ट फी एग्जामिनर, कोर्ट फी एग्जामिनर। देखिए सर ऐसी बात है, हाई कोर्ट्स में क्या होता है ना सर, हाई कोर्ट में कोर्ट फी को एग्जामिन करने के लिए ऑफिसर भी अपॉइंट कर देते हैं। हाई कोर्ट में कोर्ट फीस को एग्जामिन करने के लिए ऑफिसर भी अपॉइंट होता है। कोर्ट फी एग्जामिनर कहां होगा, हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट में डिप्यूट, द हाई कोर्ट में डिप्यूट, तो ये कौन करेगा इसके अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट। कोर्ट एग्जामिनर, कोर्ट फी एग्जामिनर को कौन अपॉइंट करेगा, कहां होगा, हाई कोर्ट में होगा सर। में डेप्यूट ऑफिसर टू बी डेजिग्नेटेड कोर्ट फी एग्जामिनर, ठीक है ना सर। इंस्पेक्ट टू रिकॉर्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद ए व्यू टू एग्जामिन, ठीक है ना सर। हाई कोर्ट अपॉइंट करता है इनको, कोर्ट फी एग्जामिनर को। क्या पता हाई कोर्ट फीस भी निकाल दे स्टेनोटाइप, ये कोर्ट फी एग्जामिनर की फीस है। तो उसका काम ही क्या है कि जब भी कोई केस फाइल हुआ उसमें देखना कि फीस कम है, बढ़िया है, ज्यादा है, कम है, उसका काम ही है ये दिन भर कोर्ट फीस चेक करना। तो सर ये हो सकता है, ठीक है ना। ये कोर्ट फी एग्जामिनर जो होता है सर, ये खतरनाक चीज है। ये कोर्ट फीस एग्जामिनर जो होते हैं ना सर, ये दिन भर कहीं यही काम है। ये क्या करते हैं सर, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज, ये क्या क्वेश्चन रेज कर देते हैं और
जो भी कोर्ट होता है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई फीस कितनी कम है, किस तरह से कोर्ट काम करेगा, इस जो फैसला आएगा उसका रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट फी एग्जामिनर चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं और कमीशन भी भेज सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट प्रोसीडिंग हैज बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड वेदर द फीस इज सफिशिएंट। कोर्ट में होल्ड सच इंक्वायरी, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है सर, इंक्वायरी भी कर सकता है और कमीशन भी भेज सकता है कोर्ट फीस के रिगार्डिंग। आगे आ जाइए, देखिए जहां कहीं भी अगर इंक्वायरी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द प्लेंट में फीस कम है, रिटर्न स्टेटमेंट में फीस कम है, पेटिशन में, मेमोरेंडम ऑफ अपील में अगर फीस कम है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट क्या क्या अगर कोर्ट को, देखिए जब जबरदस्ती नहीं भेजेंगे, अगर कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी है, इफ इट इज कंसिडर्ड जस्ट और नेसेसरी, तो किसको दे देंगे नोटिस सर, एक स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस मिल जाएगा। सिंपल सी बात है सर। इधर आ जाइए सेक्शन 20 में, यहाँ तक दिक्कत आई सर समझने में? बोलिए सर, यहाँ तक प्रॉब्लम? घर जाके पढ़िए, नोट्स बनाइए या अपने डायरेक्ट में मार्क कीजिए। आसान से प्रोविजन है, कुछ इसमें है नहीं खास ऐसा जिसका बहुत ज्यादा वो किया जाए। अभी देखो ये एक पूरा खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। क्या जाएगा ये एक पूरा? तुम देखना जो पढ़ा रहा हूँ, जिससे पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा प्लीज एफर्ट मत करना। तुमको लगता होगा कि सर ये 2 घंटे की क्लास ना बहुत मेरे को हेवी पड़ रही है, जैसे मैं अभी 1.5 घंटा इसको पढ़ाऊंगा, फिर 1.5 घंटा हिंदू मेजर पढ़ाऊंगा, आपको लग रहा है सर ये क्लास थोड़ी ना हेवी लग रही है? रिचा जनगिरी, नो सर, समझ में नहीं आ रहा? ऐसा समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया रिचा, मुझे बताइए जल्दी। सेक्शन वी वुड कम टू दो सेक्शंस। क्या समझ में नहीं आया मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए। अरे आप लोगों के बिना थोड़ी चलूंगा आगे। सर आ गया सर, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऐसे लिखा ना, नो सर, मुझे लगा सही समझ में, मैं पूछता हूँ ना समझ में आया नहीं आया, मैंने कहा नो सर, तो ये कह रही है सर आ गया, प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अच्छा ठीक है, समझ में आना चाहिए वैसे, इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है क्या इसमें कुछ? कहानी की तरह याद करो यार, एक कहानी की तरह याद करो और अपने साथ वाले को सुना दो पूरी कहानी। देख सेक्शन 11 में ये, 12 में ये, 13 में ये, एडिशनल फीस 12 में दे रहे हैं, 13 में अपने ये देना है, 14 में अपने ये देना है, 15 का ये सीन है, 16 का ये सीन है। बिल्कुल कहानी की तरह याद करो। थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है वो 11 है। टिपिकल सेक्शन कौन सा है? 11। मेंस के लायक सेक्शन कौन सा है? 11। सर सेक्शन 17(2), 17(2) क्या है? Question reporting the examiners relating to the appeal, other proceeding, the court shall heard, decided, and for the avoidance of doubt, this is declared a hearing deciding question raised in such report, it shall be lawful to the court to review an earlier decision given by the court on the same question. Court fee examiner. इसको समझने के पहले इसको पढ़िए, कोर्ट फी एग्जामिनर 17(2). चलिए मैं जल्दी स्टार्ट खत्म करता हूँ इसे। ये बोला जा रहा है सर, the High Court may depute officer to be designated as the court fee examiner to inspect the records of the subordinate courts with a view to examine the correctness of the representation made. बेस का पर्पस क्या है? कोर्ट एग्जामिनर क्यों बनाएंगे? कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में करेक्टनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जा रहा है नहीं जा रहा। कोर्ट ऑन क्वेश्चन रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड सफिशिएंसी ऑफ फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ सच कोर्ट। बाद में कह रहा है द क्वेश्चन रेज्ड इन रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय सच कोर्ट फी एग्जामिनर। मतलब कोर्ट फी एग्जामिनर क्या करेगा सर? एक रिपोर्ट भी बनाएगा कि जिसमें फीस कम है, ज्यादा है, क्या है। ठीक है सर। सबमिटेड बाय क्वेश्चन रेज इन रिपोर्ट, जो भी सवाल है उसको रेज करेंगे रिपोर्ट्स में, और सबमिटेड किसको करेंगे? सबमिटेड बाय कोर्ट फी एग्जामिनर रिलेटिंग टू एनी सूट अपील प्रोसीडिंग जो भी है, जो भी कोर्ट ने डिसाइड करी है, ताकि कोई भी अवॉइड किया जा सके कोई भी ऐसा डाउट जो कि पहले किसी कोर्ट ने डिसाइड किया था। मान लीजिए एक कोर्ट है, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि इतनी कोर्ट फीस होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सूट शुरू ही नहीं हो पा रहा है। सबके सब किस बात पे कंफ्यूज है? कि कोर्ट फीस के ऊपर कंफ्यूज है। इसके ऊपर क्या हुआ? कोर्ट फी एग्जामिनर बिठा दिया। मान लीजिए कोर्ट ने क्या अपॉइंट कर दिया उसका काम क्या है? आके एग्जामिन करना, रिपोर्ट बनाना, क्वेश्चन बनाना, कोई भी क्वेश्चन चीज अवॉइड ना हो जाए उसको उसका देखना है। इट शैल बी लॉफुल टू कोर्ट टू रिव्यू द अर्लियर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट ऑन द सेम क्वेश्चन। और जहां पे भी आप ये दे रहे हो तो वहां पे भी इस रिपोर्ट को क्या करोगे? सबमिट करोगे। जो भी क्वेश्चन उसमें रेज किए गए रिपोर्ट में उसको भी देखोगे, ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो और ये डिसाइड हो कि कोर्ट फीस कितनी रहेगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई मनीषा? ठीक है ना सर?
आ जाइए, अब 20 में आइए सर, यहाँ से पूरी चीज इंपोर्टेंट स्टार्ट हो जाएगी। जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछा कीजिए, ठीक है ना सर। क्लास में किसी बच्चे को रोक नहीं है कि ये मत पूछो वो मत पूछो। अरे तुमसे मैं हूँ, मुझसे तुम थोड़ी ना हो। तो तुम लोग नहीं आओगे पढ़ने तो फिर मैं और कोई और काम कर लूंगा, और क्या वकालत करने लग जाऊंगा, तो कुछ और अपना स्टार्ट कर लूंगा, क्या करे। और फी हाउ रेकंड, रेकंड का मतलब होता है गणना कैसे करनी है फीस की। अरे फीस की गणना कैसे करनी है, इसका मतलब क्या है कि फीस की गणना कैसे होगी। रेकंड मतलब क्या होता है, संगणना या गणना, उसको काउंट कौन से करना है, कैलकुलेट कैसे करना होगा, ठीक है ना सर। तो ये कह रहा है द फी पेबल अंडर दिस चैप्टर शैल बी डिटरमाइंड और कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर मतलब चैप्टर 4 के प्रोविजन से देखो, चैप्टर 6 से देखो, 8 से देखो और शेड्यूल से देखो। फीस की गणना कैसे होगी, चैप्टर 4 से होगी, 6 से होगी, 8 से होगी, शेड्यूल 1 से होगी और शेड्यूल 2 से होगी। अब फीस की गणना सिर्फ शेड्यूल से नहीं हो रही है, फीस को और कहां पे दिया हुआ है, 4, 6, 8, शेड्यूल 1, 2, ठीक है ना सर। ये कहना चाह रहा है। आगे चलिए, सूट फॉर मनी। अच्छा कोई मनी सूट है, क्या है सर, कोई मनी सूट। अब मनी सूट में क्या क्या आते हैं, हम कहते हैं ना कि मनी सूट में क्या क्या चीजें आती है। अरे सर कोई धन के लिए कोई वाद, धन संबंधी कोई वाद है, उसमें क्या क्या आएगा। मनी सूट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेमेजेस, कॉम्पनसेशन, एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, एन्यूटीज, अब जो भी पीरियडिकल पेमेंट होते हैं, जो भी पीरियडिकल पेमेंट होते हैं, जो भी क्या होते हैं सर, पीरियडिकल पेमेंट होते हैं। पीरियडिकल पेमेंट क्या होते हैं सर, जो एक पीरियड के बाद दिए जाते हैं। अरे याद करो 2024 प्री का सवाल, याद करो 2024 के प्री का सवाल। सवाल क्या आया था कि कि किसके किसके एग्जीक्यूशन में पीरियोडिक पेमेंट दिया जाएगा, किसके एग्जीक्यूशन में पीरियोडिक पेमेंट दिया जाएगा। और आंसर क्या था उसका, आरसीआर के एग्जीक्यूशन में क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट होता है, वही था पीरियोडिक पेमेंट। तो जब भी कभी पीरियोडिक पेमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में उसका, हाँ अरे देख ही लूंगा मैं इतनी देर में। पीरियोडिक पेमेंट को हम बोलते हैं सर नियत काल, क्या बोलते हैं, नियत काल में संदेह राशियां, ठीक है ना सर। तो ये है पीरियोडिक पेमेंट, बात समझ में आई। शायद 32A है, कौन सा है, ऑर्डर 21 रूल 32A है इसका, देख लीजिए एक बार। ऑर्डर 21 रूल 32A होगा शायद इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीरियोडिकल पेमेंट आरसीआर में क्या होता है, पीरियोडिकल पेमेंट होता है। ऑर्डर 32 रूल 21A में कहीं से दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा सर, ठीक है ना। तो और सर एक और बात, जो प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्शन या डैमेजेस जो किसमें आएंगे, फेटल एक्सीडेंट एक्ट के अंदर आएंगे। और कोई भी अगर फिक्स है तो वहां पे कितने रुपए होंगी, 10 रुपए। कितने रुपए होगी सर, अगर फेटल एक्सीडेंट में मामला आएगा तो कितने रुपए होगी, 10 रुपए, ठीक है सर। फी शेल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट क्लेम्ड, जितना आपने अमाउंट क्लेम किया है, मनी क्लेम। तुम 2 लाख रुपए मांग रहे हो, 5 लाख मांग रहे हो, 20 लाख मांग रहे हो, 50 लाख मांग रहे हो, 1 करोड़ मांग रहे हो, जितना मांगना है मांगो, लेकिन फीस भी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग देनी होगी। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था अभी, ये अपना डिफेमेशन केस चल रहा था सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ। तो सूरत कोर्ट ने डिसाइड किया था ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मोदी। तो मैंने आई वाज प्रैक्टिसिंग दैट टाइम इन गुजरात, तो मेरे को आई वाज बिफोर गुजरात हाई कोर्ट। तो उस टाइम की बात यह है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये था कि सारे डिफेमेशन केसेस गुजरात में क्यों फाइल होते हैं। क्योंकि गुजरात में ऐसा होता है कि आप 2 करोड़ की माना नहीं करो या 3 करोड़ की माना नहीं करो, 4 करोड़ की माना नहीं करो, यहाँ पर कोर्ट फीस जो मैक्सिमम लग रही है वो सिर्फ 75,000 लग रही है। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने, अच्छा मैंने बताया था। तो वहां पे, तो यहाँ पे क्या है ना, आप जितना भी क्लेम मांग रहे हो ना सर, अब अब क्या होता है, आपको डिफेमेशन में मांगना है, डिफेमेशन में क्या मांग रहे हो आप, डेमेजेस मांग रहे हो, डेमेजेस मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो। तो सर ये कह रहा है कि ये सब कुछ भी मांगो, लेकिन कैसे कंप्यूट किया जाएगा, जो भी अमाउंट क्लेम कर रहे हो। कौन सा प्रोवाइजो, ओके
मतलब ये अपडेटेड नहीं है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अपडेटेड नहीं, तुम्हारे पास तो अपडेटेड है ना, बस ठीक है, तुम पढ़ो। तो सर कहने का मतलब क्या है कि सर कुछ भी मांगो, मैक्सिमम फीस कितनी होगी, दैट वुड बी द मैक्सिमम फीस, ठीक है ना सर, बस मैक्सिमम फीस इतनी रहेगी। डिफेमेशन में कितनी मैक्सिमम फीस रहेगी, डिफेमेशन में कितनी मैक्सिमम फीस रहेगी, वाह हम तो गुजरात से भी सस्ते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं कि केसेस फाइल हो रहे हैं फिर डिफेमेशन केसेस में, मानहानि के मामलों में मैक्सिमम फीस कितनी है, डिफेमेशन केसेस में मैक्सिमम फीस कितनी होगी, तो मतलब डिफेमेशन का केस लगाओ, 2 करोड़ का मानहानि मांगो, 100 करोड़ की मानहानि मांगो, लेकिन फीस कितनी देनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 25,000। देखिए इस वाले में नहीं है, क्योंकि शायद ये 2020 वाला अमेंडमेंट है ना, इसमें नहीं है, ये 2020 के अमेंडमेंट से आया है। पहले जितना अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग लगती थी, अभी 2020 से इन्होंने चेंज कर दिया है कोविड के बाद से, है ना सर, इसको चेंज कर दिया। डिफेमेशन का मैक्सिमम कितना हो गया कोर्ट फीस, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि 2020 का अमेंडमेंट है ना ये, उसको प्लीज याद रखना। सर मानहानि के मामले में कितनी मैक्सिमम फीस है, 25,000, और गुजरात में कितनी, 75,000, ठीक है ना सर। और फेटल एक्सीडेंट के मामले होंगे ना सर, उनमें आप प्लेंट लगाओ या मेमोरेंडम अपील लगाओ, उसमें कितने रुपए रहेगी, 10 रुपए। आ जाओ 22 में आओ, जहां पे भी सर मामला किसका है, मेंटेनेंस का, हाँ जहां पे भी मामला किसका है, मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस तो क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के केसेस में आप 1 साल तक ही मांग सकते हो, कब तक मांग सकते हो, 1 साल तक अमाउंट मांग सकते हो। याद करो मेंटेनेंस 125 वाले प्रोविजन याद करो, अगर आप डिफॉल्ट करोगे हर महीने के महीने पेमेंट में, तो 1 साल बाद के अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकते फिर आप, तो मेंटेनेंस के मामले में, ठीक है ना सर। आगे चलिए, काम की बात नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर सर सूट फॉर एन्युटीज का मामला है, ठीक है, तो अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर ऑन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का अमाउंट है 1 साल का। आगे चलिए सर, इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है ना जी, सब में मत जाना, इन सब में, हाँ इसके प्रोवाइजो वगैरह में मत एंटर कीजिएगा, मत कीजिएगा, हाँ समय है तो कीजिए वरना मत कीजिए, क्योंकि ऐसे तो फिर सर लिखवाना तो बाकी नहीं जाएगा, क्रेश कोर्स में अपना होगा क्या फिर तो सर अपन निकल लेंगे इन्हीं में 2-5 एक भी थोड़ी पढ़ाने, थोड़ा बहुत आप भी देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, और क्या। सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, सर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई सूट है तो वहां पर कितने रुपए की कोर्ट फीस होगी, इन सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल फी शैल बी कंप्यूटेड, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले की हम बात कर रहे हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की सूट की वैल्यूएशन क्या होगी, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू तय की जाएगी। लेकिन जहां पर भी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो जो भी आपने प्लेंट के अंदर मांगा है, जितना भी काम मांगा है सर, वाद पत्र में जो लिख दिया आपने कि इतना मैं मांग रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे फिर, ठीक है। जहां पे भी सर सूट फॉर पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सूट फॉर पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आप किसी किसी हक के आधार पर किसी दस्तावेज की मांग कर रहे हो, तो वहां पर कितनी रुपए फीस होगी सर, 1/4, 1/4 द अमाउंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सिक्योर्ड बाय द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना सर। जैसे मान लीजिए इन ए सूट फॉर द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे मान लीजिए टाइटल के आधार पर, मतलब ऐसा है कि मेरे पास एक टाइटल है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एंड ऑन दैट बिहाफ आई एम क्लेमिंग समथिंग, तो 1/4 उसकी वैल्यूएशन देनी पड़ेगी मार्केट की मुझे। किसके मामले में सर, ये मूवेबल के मामले में है, इससे मत कर देना सर कल को मैं कहीं से बिल ले आता हूँ उसका 1/4 नहीं, मूवेबल के मामले में। किसके मामले में सर, अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी टाइटल जो डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, किस बारे में, मूवेबल के बारे में, जंगम संपत्ति का के ऊपर कोई भी दस्तावेज के ऊपर इस आधारित कोई भी हक, उस पर 1/4 होगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए, where the plaintiff alleges denial of the plaintiff title of the money due property secured by the document, छोड़ी सर ये सब नहीं आएगा, फ्री के हिसाब से देखिए 24 में आइए सर प्लीज, सेक्शन 24 में आइए, सूट फॉर
डिक्लेरेशन। बस दो चीज काम की है सर यहाँ पे, सेक्शन जो मैंने हमने अभी किया 23 मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में। मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे डिटरमाइन करना है सर? एक तो मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो आप जितना आपने प्लेंट में मांगा है। दूसरी चीज, अगर कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर है तो 1/4 बस। सूट फॉर डिक्लेरेशन, अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें सर, डिक्लेरेशन में कितने रुपए की कोर्ट फीस है? मिनिमम कितने रुपए की फीस है सर डिक्लेरेशन में? कितने रुपए की फीस है सर? 20 रुपीज फीस है। और जहां पे भी हम वाली कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं, जहां पे भी हम इस चीज की कोर्ट फीस की बात करते हैं, जहां पे डिक्लेरेशन है और एक प्रॉपर्टी मार्क, जहां पर हम किसकी बात करते हैं सर? कोई भी मार्क से, ट्रेडमार्क से संबंधित है, कोई भी एक्सक्लूसिव राइट है, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसकी आप बात करते हो, इसको डिक्लेयर करने की बात करते हो, वहां पर कितने रुपए की मिनिमम फीस होगी सर? वहां 40 रुपए की फीस होगी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक सर, ये कोई भी डिक्लेरेशन लिया है उसके साथ में कॉन्सिक्वेंशियल इंजंक्शन भी आप ले रहे हो। जैसे मैंने न्यायालय से कोई घोषणात्मक डिग्री चाहता हूं। क्या चाहता हूं न्यायालय से? मैं न्यायालय से कोई घोषणा कराना चाहता हूं, उसके साथ में मैं न्यायालय से क्या चाहता हूं? इंजंक्शन भी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कोर्ट इसमें टेम्परेरी इंजंक्शन भी दे दे या परमानेंट इंजंक्शन भी दे दे और दूसरी पार्टी को रिस्ट्रेन कर दे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मैंने घोषणा करवा दी कि ये घर मेरा है, इस घर का कोई और मालिक नहीं है मेरे अलावा। मैंने क्या घोषणा करवा दी? कि ये घर मेरा है, इस घर का मेरे अलावा कोई और मालिक और धनी नहीं है। मैंने कोर्ट को भी बोल दिया कि इस घर में कोई भी चलते फिरते ना आ जाए। इसके लिए प्लीज एक परमानेंट इंजेक्शन निकाल दीजिए, इसके लिए एक स्थायी आदेश निकाल दीजिए। तो जब कभी भी मैंने डिक्लेरेशन भी कराया है, उसके साथ में मैंने इंजेक्शन भी लिया है, तो उसमें कितने रुपए फीस होगी सर मेरी? बात समझ में आ गई? मिनिमम फीस तो इतनी होगी, लेकिन कंप्यूटर किसी जाएगा 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मिनिमम। 1/2 ऑफ द मार्केट प्लस सब्जेक्ट टू द मिनिमम, मतलब 20 रुपए तो लगेगी। मिनिमम कितने रुपए लगेगी? 20 रुपए, जो कि मार्केट वैल्यू तक आप उसको देखा जा सकता है, आप उसको मार्केट वैल्यू तक वो कर सकते हो। ठीक है सर, 25 में आ जाइए, जितना बोला है उतना पढ़िए सर, ज्यादा मत जाइएगा। देखिए सर, डिक्लेरेशन के साथ में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो प्रेड की गई, उसमें भी क्या मिनिमम 20 रुपीज और हाफ ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी हम बात करें। आगे चलिए प्लीज। ये देख लीजिए, जहां पे भी कोई केसेस है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज कैपेबल ऑफ वैल्यूएशन और नॉट, फी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट एट विच द रिलीफ शॉर्ट इज वैल्यूड इन द प्लेन सब्जेक्ट टू द मिनिमम 25 रुपीज। मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है सर, जैसे इसको ऐसे समझिए कि बाकी किसी मामलों में जहां पर सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर सूट इज कैपेबल ऑफ वैल्यूएशन और नॉट, द फी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट एट विच द रिलीफ शॉर्ट इज वैल्यूड इन द प्लेन सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 25 रुपीज, सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ मिनिमम 25 रुपीज। इन सबके मामलों को छोड़ दीजिए। कौन कौन से मामलों को छोड़ दीजिए सर? डिक्लेरेशन में अगर और कोई चीज डिक्लेयर कराना चाहते हो, कहने का मतलब ये है सर, अगर डिक्लेरेशन के बारे में आप जा रहे हो और अगर कोई ऐसा मामला है जो कि दिया हुआ नहीं है, जैसे डिक्लेयर कराना है डेट शी इज नॉट माय वाइफ, डिक्लेयर कराना है डेट ही इज नॉट माय सन, उसमें मिनिमम फीस कितनी होगी? 25 रुपए। वेदर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज कैपेबल ऑफ वैल्यूएशन, क्या कैपेबल करोगे क्या उसको वैल्यूएशन के? ये मेरी पत्नी नहीं है, याद करो। नेगेटिव डिक्लेरेशन भी होता है ना सर, डेट शी इज नॉट माय वाइफ, डेट ही इज नॉट माय हस्बैंड, डिक्लेयर किया जाए कि ये ही मेरे पति हैं। कितने सारे केसेस आते हैं। हाँ, अभी बेचारे वो रवि किशन है, नहीं है वहाँ का बिहार का सिंगर रवि किशन, उस पर भी किसी ने लगा देता है कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बच्ची है इनकी, तो वो भी कोर्ट में पहुंच गई थी कि डिक्लेयर करो कि ये मेरे हस्बैंड है, डिक्लेयर करो कि वो मेरे फादर है। बात समझ में आ रही है? एक आदमी तो ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि ऐश्वर्या राय इज माई मदर, अमिताभ बच्चन इज माई फादर। ऐसे कैसे डिक्लेयर करो? तो सर अब इसका वैल्यूएशन कैसे पता लगाए? इसकी वैल्यूएशन पता लग सकती है, नहीं लग सकती, इसका कोई पता नहीं कि इसकी वैल्यूएशन कैसे पता लगेगी, इसका मूल्यांकन कैसे करोगे आप? तो आप फीस कितनी है, बस और क्या। एडॉप्शन में आ जाइए सर। सर ऐसा एडॉप्शन शूट के अंदर क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए आप अडोप्शन सूट लेके आ रहे हैं,
ठीक है। अडॉप्शन सूट के वजह से कितनी मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है? सर आप कहोगे सर कोई किसी को अडॉप्ट करना चाहता है, उसके लिए एक सूट लेके आया है, उसमें सर कोर्ट फीस कैसे? अडॉप्शन के लिए सूट लेके आया है कि अडॉप्ट, मुझे इस आदमी को अडॉप्ट करना है और इसके घर वाले मना कर रहे हैं अडॉप्ट करवाने के लिए। कोर्ट देखेगा कि पैसा कितना इन्वॉल्व है। कोर्ट क्या देखेगा? कितने रुपए इन्वॉल्व है इसको अडॉप्शन के लिए। अगर 5,000 रुपए से कम है तो कितने रुपए की फीस है? 50 रुपए की। अगर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की फीस है तो कितने रुपए की फीस रहेगी? अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का मामला है तो कितने रुपए की फीस है? 500 रुपए का मामला है, इतने रुपए की कोर्ट फीस रहेगी। कोई किसी को अडॉप्ट करना चाहता है और कोई किसी को अडॉप्ट नहीं करने देना चाहता, तो फिर केस फाइल करोगे ना, अडॉप्शन सूट। आगे चलिए, सेक्शन 26 इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। सर कोई भी रिलीफ चाहिए, कोई भी रिलीफ चाहिए आपको किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। किससे चाहिए? कोई भी आपको रिलीफ चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसमें क्या होगा सर? उसमें 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू और 300 रुपीज, विच एवर इज हाई। तो हाई तो सर वही होगा ना मार्केट वैल्यू। हाई क्या होगा? जहां पे वो डिनाई कर रहा है। आप इंजेक्शन लेना चाहते हो कोर्ट से, लो कोई दिक्कत नहीं है, पर फीस देख लो कोर्ट फीस कितनी है। आगे देखिए, where the prayer relates to the plaintiff exclusive right to use, sale, print, exhibit any mark, name, book, picture, design, other thing based on infringement, exclusive right, the fee shall be valued in the plant or on rupees 500। तो कितने रुपए लगेंगे इसमें? सर 500 रुपए। जो भी आपने या तो प्लेंट में मांगी है, इतने रुपए की मांगी है आपने प्लेंट में, ठीक है ना, कि भाई इसने मेरा इन्फ्रिंजमेंट किया है। जैसे है ना बीकानेर वाला WALA दोनों एक ही, बीकानेर वाला अलग अलग है ना स्पेलिंग। अब मान लीजिए उसने बोल दिया 100 करोड़ रुपए की माना नहीं हुई है हमारी। कितने रुपए की माना नहीं हुई है? जब 100 करोड़ रुपए का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है हमारा, क्या हुआ है? 100 करोड़ रुपए का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तुमने हमारा नाम यूज किया, सेम सा नाम यूज किया, तो उसमें कितने रुपए लगेंगे? जितनी रिलीफ मांगी है या तो उसके हिसाब से, या फिर 5,000 या 500 रुपए, जो भी हाई हो। हाई तो वही होगा ना जो ये मांगेगा प्लेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस लग जाएगी। तीसरा देख लीजिए, इन एनी अदर केसेस, और कोई भी अगर कोई मामले हैं वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और द मार्केट वैल्यू और नॉट, किसी की मार्केट वैल्यू पता नहीं लग रही है कि क्या मार्केट वैल्यू है, तो जो प्लेंट में मांग ले, या फिर 400 रुपए जो भी हाई है। इसके लिए पता है क्या करना? इसके लिए एक काम कर लेना, मेरे पास अगर आप समय बहुत होता और मैं नोट्स लिखवा रहा होता तो मैं इसको एक तरह से करता। मैं तो लिखता सेक्शन नंबर, आप घर पे जाइए, चाहे तो आप इसे बना लीजिएगा। मैं सेक्शन नंबर लिखता, इधर टाइप ऑफ सूट लिखता, और इधर लिखता मैं कोर्ट फीस। क्या लिखता मैं? और मैं सीधा शुरू हो जाता है कहां से? 21 से। 21 से तो सब कुछ शुरू वाला है सर। जैसे 21 में आता है सबसे पहले सूट फॉर मनी था सबसे पहले। सूट फॉर मनी था सर। ये लिखता मैं, और फिर फेटल एक्सीडेंट के मामले में 10 रुपए। फिर मैं इसे यहां से इसको ऐसे लाइन खींच देता। बस ऐसे करके नोट्स बनाते जाओ, और क्या। अरे थोड़ा मेहनत करोगे तभी तो कह रहा हूँ, 8-10 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब पढ़ाई शुरू कर दो। मैं यहाँ फिर 22 लिखता, फिर यहाँ पे सूट फॉर ये। इससे क्या होगा ना, इजी याद होगा आपको। समझ में आ रही है? और अगर आप इतने अलौकिक है कि डायरेक्ट से ही मार्क करके याद कर लेंगे तो डायरेक्ट ही पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा आप नोट्स बनाने बैठ जाओ सर। डायरेक्ट में छोटे छोटे स्टिकी नोट्स आते हैं ना सर, स्टिकी नोट्स चिपकाने लग जाओ, छोटे छोटे पन्नों पे लिख के
उसको चिपका दो इधर पीछे की साइड, इस पन्ने खाली पन्ने पे चिपका दो। इसमें बहुत सारी ये रूल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? रूल्स। अब रूल्स तो पढ़ने नहीं है हमें, रूल्स पे एक खाली पन्ना चिपका दो। नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, मतलब एक ब्रेक उठाओ और एक ब्रेक में पूरे खत्म कर दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, जैसे व्हाइट पेजेस आते हैं ना A4 शीट के, उसको फाड़ लो, उस फाड़ के इसमें कहीं पे भी इससे रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स हमारे को पढ़ने नहीं है, वहां पे पन्ना चिपका दो, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। ऐसे करके लिख लो, ये सर इसमें बताया था, इसमें बताया था, उसमें बताया था। अपने हिसाब से पढ़ो, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। बाकी करना नहीं करना किसकी मर्जी है, किसकी मर्जी है? अरे करना नहीं करना किसकी मर्जी होती है? हमेशा स्वयं की। आपकी इच्छा है करो, नहीं करना है मत करो, मेरे को तो बताना है सर। बस समय अगर होता तो मैं सब करवाता आपको। ठीक है सर, 27 में आ जाओ। जो ट्रस्ट का मामला होगा, किसका मामला होगा सर? सर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है ये याद रखिएगा। ट्रस्ट क्या होता है? मान लीजिए एक सेठ जी हुए बहुत बड़े से, इनका एक ही सपना था, जीवन भर पैसा कमाया है। अब इनके पास एक जमीन थी, उस जमीन को इन्होंने क्या कर दिया? ट्रस्ट में नाम कर दिया। सेठ जी के जो वंशज आ रहे हैं वो बन रहे हैं सारे क्या? ट्रस्टी, न्यासी। और सेठ जी ने एक न्यास खोल दिया है। कल को सेठ जी की इस प्रॉपर्टी पर किसने कर लिया कब्जा? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पर क्या कर लिया है? कब्जा। अब ट्रस्ट वालों को क्या करना पड़ेगा? केस करना पड़ेगा ट्रस्ट के नाम पर। तो 27 देखते हैं। सूट लिंक्ड टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी, इन ए सूट फॉर द पोजीशन और जॉइंट पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और फॉर ए डिक्लेरेटरी डिक्री। मतलब सूट फॉर पोजीशन, जॉइंट पोजीशन और डिक्लेरेटरी डिक्री, सबकी अगर मैं बात करता हूँ या कौन से रिलीफ की मैं बात करता हूँ, तो सर सबका कंपटीशन कैसा होगा? 1/5। कैसा होगा? 1/5। मार्केट वैल्यू का कितना? 1/5। या फिर मैक्सिमम फीस कितनी होगी? 200 रुपए। और जहां पर कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है, वहां पर क्या होगा? ठीक है सर। प्रोवाइडेड वेयर द प्रॉपर्टी डज नॉट हैव ए मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बी सच अमाउंट एज द प्लेंटिफ शैल स्टेट इन द प्लेन। कहने का मतलब ये अपने प्रोवाइजो में कह रहा है कि सर अगर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ही नहीं है तो फिर कोर्ट, कौन से कोर्ट में जाओगे? कौन से कोर्ट में जाओगे? इसका पता कैसे लगेगा? तुम जितने रुपए प्लेंट में लिखोगे, तुमने लिखा 1.5 लाख रुपए, तुमने लिखा 1.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो कहां चले गए? सिविल जज में चले गए। तुमने लिखा 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो कहां चले गए? सिविल जज सीनियर में चले गए। तुमने लिखा 7 लाख की प्रॉपर्टी है, कहां चले गए? डिस्ट्रिक्ट जज में चले गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। ठीक है ना सर? द प्रॉपर्टी डज नॉट हैव ए मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बी सच अमाउंट एज द प्लेंटिफ इज लिस्टेड इन द प्लेंट। समझ में आई कहानी? ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। अरे खत्ती फालतू चीजें क्यों लिखे रखी इन्होंने, लेते हैं। For this purpose of this section, the property comprised in the Hindu, Muslim, and other religious charitable endowment shall be deemed to be the trust property. Okay, the manager of the such property shall be deemed to be trustee thereof. सर हिंदू मुस्लिम एंडाउंसमेंट हम मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं मुस्लिम लोग पढ़ाऊंगा ना आपको, वहाँ शुफा पढ़ाऊंगा, शुफा। और वहाँ पे बहुत सारे राइट पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? आपको वहाँ हिबा पढ़ाऊंगा। और वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि सर बहुत सी जगह क्या होता है, एक एक्ट होता है हिंदू एंडाउंसमेंट एक्ट, उसमें क्या होता है, उसमें भी आप प्रॉपर्टी दे देते हो, उस प्रॉपर्टी को भी आप ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मानो। अरे रिलीजियस जैसे मंदिर है, अब मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में नहीं है, मंदिर ट्रस्ट में होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। मंदिर अपने उसमें जाता है एंडोर्समेंट में जाता है। अब जब मंदिर एंडाउंसमेंट में गया है और मंदिर की प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेगा तो उसके लिए भी कौन से रूल लग जाएंगे? ट्रस्ट वाले। 28 में ये प्लीज, सूट फॉर पोजीशन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सर SRA और कौन सा सूट? पोजीशन। अरे सर पोजीशन के सूट कहां पे हैं? 5, 6, 7, 8, यही है। पोजीशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के लिए यहां फाइल करोगे, और जंगम संपत्ति के लिए यहां फाइल करोगे, उसका भी देख लो। अभी पुराने वाले दिए लिखे हुए हैं, कौन से लिखे हुए हैं? ये पुराने वाले लिखे हुए ना, इनको समय था ना हमें समय, लेकिन ये समझ लेना कि ये यहीं की बात कर रहा है, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, ये समझ लेना 5 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अरे किसकी बात कर रहा है? 5 की हेडिंग ही है ये।
6 की रीडिंग तो वो है इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन। 6 की है 5 की है? आपके ब्रेड में क्या लिखा हुआ है? मेरे ब्रेड में 5 क्यों लिखा है? ऐसे भेदभाव क्यों करता है ये बैरेक्ट? हाँ चलो, आपने बोला 6 तो 6, आपने कह दी, हमने मान ली, आपने कह दी और हमने, अच्छा हमारे वालों ने इसको अमेंड भी किया है। कौन से ईयर में किया अमेंडमेंट? बताओ। चलो ठीक है, अच्छा भाई, अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए सर, अगर तुम ये सूट फाइल करोगे ना तो कितने रुपए की दोगे? तो फीस शैल बी कंप्यूटेड ऑन द 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा हो गया है, प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए तुम्हें क्या लगेगा? मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी उतनी थोड़ी होती है, मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी तो कम होती है हमेशा। अरे ये जमीन, अगर इसका ये 1 करोड़ रुपए मांग रहा है ना, तो इसकी मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? 20 लाख 25 लाख। ऐसा डरो मत तुम लोग केस वेस करने के लिए, कम होती है सर, कम होती है। तो सर उसका कितना है सर? एसआरए में कितना हो जाएगा? 1/2 मार्केट, या फिर ऐसे करके नोट्स बना लेना सर। इसके कैसे नोट्स बना लोगे? इस तरह, इस टाइप में 3 कैटेगरी करोगे ना, तो एसआरए लिख देना इधर, अरे इधर लिख देना एसआरए, एसआरए में सेक्शन 6 लिख देना, इधर लिख देना हाफ या 200। सिंपल नोट्स बनाओ, बना लोगे नोट्स? 29 देखिए, सूट फॉर पोजेशन नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, यानी सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फिल्म। ठीक है सर, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी पोजीशन है जिसके लिए अलग से कहीं पे भी कोई बात नहीं दी गई है, तो फीस कैसे पता चलेगी उसकी? शैल बी कंप्यूटेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू देख लो, फिर क्या देख लो? उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू से देख लीजिए, जितनी मार्केट वैल्यू उतना ले लो। अरे सर उतनी फीस नहीं देनी है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मार्केट वैल्यू है कितनी लाख रुपए, 20 लाख। जाके शेड्यूल में देखो 20 लाख पे कितने रुपए की फीस लग रही है। तुम ये मत समझना कि 20 लाख रुपए कोर्ट को देने पड़ेंगे। मार्केट वैल्यू, सेम मार्केट वैल्यू की फीस लेंगे। मतलब सर मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो 20 लाख पे कितने रुपए की कोर्ट फीस है शेड्यूल 1 में देखो। अरे कितने सर, 20 लाख में कितने आ रहा है? 20 लाख में आ रहा है 1,09,625 प्लस 4% जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है। बात समझ में आई? तो उसकी कोर्ट फीस कितनी लग रही है? सिर्फ 1,09,000। और अगर मान लीजिए एसआरए में आप सेक्शन 6 में गए हो, 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, तो 10 लाख रुपए की देखो। तो समझ में आया कि कैसे काम करते हैं ये? अरे मार्केट वैल्यू जो लिखा है ना 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं होता है, 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे उतना पैसा लिया जाए। 1/2 ऑफ द मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितना पैसा है उसका 10 लाख, और 10 लाख का शेड्यूल के अनुसार निकालो कितने रुपए की फीस है। बात समझ में आ गई कैसे फीस निकालना है? ऐसा तो तुम बाल उठ जाएंगे लोगों के फीस भरते भरते। 20-20 लाख के फॉर्म भरे, तुम्हें 20-20 लाख की रिलीफ कहां से मांगेगा आदमी? ऐसा नहीं होता है ना तुम। ट्रस्ट के मामलों में कितना है? 1/5। जैसे मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू कितना है? 20 लाख है उसका, तो 4 लाख के हिसाब से फीस लगेगी ट्रस्ट की। मंदिरों में भी, मंदिर की जमीन पे कब्जा करोगे तो उनकी तो फीस ही बहुत कम है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सर? ठीक है, समझदार हो तुम लोग। सूट रिलेटिंग टू ईजमेंट, सुखाचार के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुखाचार, ईजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम ईजमेंट की बात कर रहे हैं तो ईजमेंट को समझिएगा प्लीज, ठीक है ना? अब ईजमेंट की जब फीस की हम बात करें तो ईजमेंट की फीस क्या होती है, चाहे वो डोमिनेंट हो या सर्वेंट हो। पढ़ा था हमने डोमिनेंट और सर्वेंट ओनर, चाहे वो डोमिनेंट ओनर हो या फिर सर्वेंट ओनर हो। मेरा फोन कहाँ है? ले लो यार तुम लोग, उसका उसका मत खा लीजिए, उसको मत यूज किया करो। इमरजेंसी पर्पज के लिए उस फोन को रखा करो आप लोग, इसमें बहुत वो रहता है ना। कितने?
अरे वो क्या है, अपने पास एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब कोचिंग में कोई भी एक्सपेंसेस होता है ना, तो एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए इनको एक फोन दिया हुआ है कि उससे पेमेंट क्या करो। अब उसमें क्या होता है कि 3 ही ट्रांजेक्शन पर डे के होते हैं। कितने ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे के? उस यूपीआई में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन पर डे के होते हैं। पता नहीं कौन सा बैंक है वो एक। तो ये लोगों ने वो ट्रांजेक्शन कर दिया किसी को एक्सेस देने में, या किसी का एक्सेस रिमूव करने में, या और एक्सेस अलाउ करने में, वो 3 ट्रांजेक्शन यूज कर लिए। अब कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो ये मेरी क्लास में आते हैं, सर सर वो पेमेंट नहीं हो पा रही सर। और दोनों यूपीआई यूज नहीं करते, एक का फोन खो गया और एक का फोन जो है उसका यूपीआई हैक हो गया और पूरा पैसा खाली हो गया। बड़ी खराब किस्मत है इनकी। एक का फोन छीन लिया। देखो जयपुर में फोन स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तुम लोग ना थोड़ा सा रोड पे निकलो तो प्लीज बात करके मत निकला करो। तो फोन को ऐसे आजकल छीन रहे हैं, अरे बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सेसिव हो रही है। मेरे 3-4 लोगों का, जान का लोगों का भी 10-15 दिन में फोन छीने हैं। तो बिल्कुल रोड पे बिल्कुल फोन मत निकालो करो, बात करते करते तो चला ही मत करो, वरना ऐसे आएगा और ऐसे खींच के ले जाएगा। कुछ नहीं करोगे फिर चिल्लाते रहना। ठीक है सर। ईजमेंट की बात करते हैं सर। ईजमेंट की चाहे डोरमेंट हो या सर्वेंट हो, सर ये डोरमेंट सर्वेंट बताऊं क्या होता है? ईजमेंट टेक है अपने कोर्स में? ईजमेंट नहीं है ना, तो नहीं बता रहा फिर मैं, ठीक है। डोरमेंट और सर्वेंट ईजमेंट होते हैं, चलो बता देता हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। सर 2 तरह की प्रॉपर्टी है सर। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि बहुत अच्छी सी गलियां नहीं बनाई थी, जैसे 5 फीट की गली है, ठीक है ना, और ये जो पीछे वाला घर है, इस गली घर आने का एक ही रास्ता है, घर आने का एक ही रास्ता है, पीछे है नाला, इधर ऑलरेडी किसी का मकान बना हुआ है, इधर भी किसी का मकान बना हुआ है, इस घर आने का एक ही रास्ता ही है, ठीक है ना। ये आदमी, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ये कभी अपने घर नहीं आ पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट ऑनर, इसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट ऑनर। और इसको कहते हैं सर्विएंट ऑनर, क्योंकि अब ये अपनी प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है, मान लीजिए कल को ये प्रॉपर्टी बी देखता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये भी मेरी है। कल को अगर ये मान लीजिए रास्ता बंद करने की कोशिश करता है, तो ये जाएगा मार्केट में ईजमेंट लेने। ईजमेंट मतलब सूखाछाड़। 2 तरह से ईजमेंट होता है, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन होता है और ईजमेंट बाय नेसेसिटी होता है। अभी केस भी लिखवाया था मैंने इसमें। और ईजमेंट बाय हम जब नेसेसिटी की बात करते हैं तो उसमें होता है कि अगर कोई अल्टरनेट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको एज ए राइट रिकॉग्नाइज करता है, ईजमेंट को एज ए अधिकार की तरह आपको दिया जाता है। तो ईजमेंट के केसेस इस तरह के होते हैं, ये डोमिनेंट है, ये सर्विएंट है, लेकिन असली में जो मालिक होता है वो क्या बन जाता है? सर्विएंट। हिंदी में बोल देता हूं उसको मैं। देखिए देखिए, ये है प्रतिष्ठाई, ये है प्रतिष्ठाई, और ये है अनुसेवी। जो ऑलरेडी जो मालिक होता है वो बेचारा सर्वेंट बन जाता है, और जो सर्वेंट होता है जो दूसरे पे राइट, क्योंकि देखिए डोमिनेंट लैंड कौन सा है ये, और सर्वेंट लैंड कौन सा है ये, इसमें थोड़ा उल्टा काम करता है ईजमेंट। अभी ईजमेंट एक आता नहीं है अपने, तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। फी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट द रिलीफ सर्विस व्हाट इज वैल्यू इन द प्लांट, अमाउंट शैल बी नो केस लेस देन 250 रुपीज। कितने सर? रुपीज 200, सर 200, ठीक है ना सर। ईजमेंट में कितने रुपए हैं? 200, या फिर प्लेंट में जो मांगा है। प्लीज नोट्स बना लेना इसके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ना, सटासट नोट्स बन जाएंगे। एक पन्ने पे एक नोट्स बना, मतलब ऐसा नहीं कॉपी लेके बैठे हो उस पर श्री गणेश लिख रहे हो करके और नोट्स बना रहे हो, ये सब में मत पढ़ना। एक खाली पन्ना लेना, फाड़ना, चिपकाना और उसको चिपका देना टेप से, ग्लू से, डायरेक्ट में ही खत्म करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। या आप चाहो तो उसी में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिख लो, कचरा कर दो डायरेक्ट में। पर हाँ, ज्यादा एफर्ट मत अपने खराब करना, समय नहीं है सर, ठीक है ना। अगर कुछ भी अलग अलग कर कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हो ना, तो उसके लिए अलग से क्या क्या लगेगी? कोर्ट फीस लगेगी। कुछ भी अलग से मांगोगे अलग से, अरे कोर्ट में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तुम रिलीफ बढ़ाते जाओ, कोर्ट फीस देते जाओ, रिलीफ बढ़ाते जाओ, कोर्ट फीस देते जाओ। कोर्ट तो तुमको देने के लिए बैठा है, कोर्ट तुमको मना कर रहा है कहीं देने के लिए? अरे कोर्ट जैसे खुला दिल रखे बैठा है, जो लेना है ले लो। तुमको कौन सी रिलीफ चाहिए? अच्छा डैमेजेस चाहिए, आ जाओ डैमेजेस देते हैं, फीस दो। अच्छा वैसे ये सर, अच्छा क्या पढ़ना है? एपीओ पढ़ना है, पढ़ो। अच्छा क्या पढ़ना है? आरजेस क्रेश कोर्स, क्या पढ़ना है?
वैसे ही सर कोड भी ऐसा ही है, लेकिन तुमने अगर फाउंडेशन में एडमिशन लिया तो सारे बेचेस तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रमोशन भी करना पड़ेगा ना बेच का, बीच में पढ़ाते पढ़ाते, तो तुम लोगों को फिर क्या लगता है? ठीक है सर, समझ में आ गई कहानी? चलिए हम आगे चलते हैं, बस बहुत अच्छी बात है। प्रियम्पशन क्या होता है? प्रियम्पशन क्या होता है सर? प्रियम्पशन सुफा बहुत ही कमजोर राइट है सर, एक बहुत ही वीक राइट। क्या है सर? एक बहुत कमजोर राइट। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है और 6 भाई है। कितने भाई है? अरे सर भाई कितने हैं? 6। तो घर वालों ने क्या किया, सोचा कि यार ये तो हो जाएगी गली। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी गली। और 6 भाइयों को 6 घर दे दिए। कल की एक भाई को हो गई सबसे लड़ाई, तो इस भाई ने बोला कि ये जो घर है ना, मैं ये घर तो मैं बिल्कुल ऐसे को बेच के जाऊंगा जो बिल्कुल हालत खराब करके रखेगा इनकी। समझ में आई बात? ये जॉइंट फैमिली है लेकिन मैं इसको बेच के जाऊंगा जो इनकी हालत खराब रखेगा। उनको वो बताएगा कि क्या होता है। तो ये भाई कोर्ट पहुंच सकते सारे। कौन से राइट के लिए? प्रियम्पशन के लिए, कि भाई तू बेच ही रहा है तो हमें बेच दे। तो अगर बेच ही रहा है तो किसको बेच दे? हमें ही बेच दे, हम खरीद लेंगे। लेकिन शांति क्यों भंग करा हमारी? कमजोर राइट है सर, वीक राइट है। बहुत से कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत से कोर्ट नहीं देते, मना कर देते हैं। जहां पे भी कोई इन्फोर्स करना है कोई राइट प्रियम्पशन का, तो उसकी जो फीस कंप्यूटेड करेगा, कैसे करोगे? क्या लिखा हुआ है? द फी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द सेल विच द प्रीएम्प्टर सीक्स टू अवॉइड। जितना रुपए वो मांग रहा है ना सर इसको बेचने के, जितने रुपए वो मांग रहा है, जितने रुपए वो बेचना चाह रहा है, उतने रुपए की कोर्ट फीस लगेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड विच एवर इज लेस। ठीक है ना सर? जैसे मान लीजिए ये प्लॉट 20 लाख का है लेकिन मांग 1 करोड़ रहा है, तो तुमको तभी दूंगा जब 1 करोड़ दोगे। वो कहते 1 करोड़ की तो रिवैल्यूएशन ही नहीं है। तो हाँ सर, जितना वो मांग रहा है ना, या फिर जितने भी वो प्रॉपर्टी बिकेगी और ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड, उतना देना पड़ेगा। सर सामने वाला पार्टी आपका मजबूरी का फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा? बोला सीन है। मॉर्गेज वाले क्या जाते हैं सर? मॉर्गेजेस में क्या होता है, जहाँ पे भी कोई मनी ड्यू है मॉर्गेज के ऊपर, तो उसका कंप्यूट कैसे होगा सर? जितना अमाउंट आपने क्लेम किया है। ठीक है। वेर इन सच सूट होल्डर ऑफ प्रायर मॉर्गेज चार्ज इंप्लीडेड। ओके, चार्ज के ऊपर आ गया सर। अभी टीपीए में पढ़ेंगे अपन सब, ठीक है ना सर? ये जितने भी है ना, ये टाइम प्रायर मॉर्गेज हो गया या चार्ज हो गया, ठीक है ना सर? हमें कहाँ पढ़ेंगे? टीपीए में पढ़ेंगे। जब मॉर्गेज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, उस टाइम पढ़ाऊंगा कि संपत्ति पर भार क्या होता है। क्या होता है संपत्ति पर? संपत्ति पर भार क्या होता है? प्रायर मॉर्गेज क्या होता है? ठीक है ना? सबरोगेशन क्या होता है? ये सब हम वहां पढ़ेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। इस बार मेंस में पूछा है सबरोगेशन और ये सब, तो हम इसको वही नहीं डिस्कस करना चाहता मैं। बट द थिंग इज, ये सारी प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप। इसमें ये मान लीजिए कि जब भी कभी प्रायर मॉर्गेज होता है या कोई चार्ज इंप्लीड होता है या फिर जो भी रिटर्न स्टेटमेंट में आप चार्जेस लेते हो, उसके लिए जो तो अमाउंट क्लेम किया जाता है वो कितना होता है सर? चार्ज भी डिटरमाइंड इन द डिक्री ऑफ द कंटेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ अमाउंट। फी शैल बी पेबल ऑन द रिटर्न स्टेटमेंट कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट क्लेम। जितना अमाउंट क्लेम करोगे उतना ही क्या हो जाएगा सर इन चीजों का। सर चार्ज क्या होता है समझ लीजिए सर। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है? कोई भार है। प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भार है। भार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 3 भाई के बीच में बंटवारा हुआ, पिताजी एक्सपायर हो गए, 3 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। वो बोल के गए कि देख जब तक तेरी माँ जिंदा है, इस जमीन से जो भी फसल तुम बेचोगे, इस जमीन से जो भी तुम फसल बेचोगे, उसका 10-10% तीनों भाई देंगे। 10-10% घर पहुंच जाना चाहिए। तो उस लैंड के ऊपर क्या है? एक चार्ज है। उस जमीन के ऊपर एक भार है। बात समझ में आई? उस जमीन के ऊपर क्या है? एक भार है। और जो जो भार होता है, चार्ज होता है या फिर प्रायर मॉर्गेज होता है, ये सब कौन मांगता है सर? ये सब डिफेंडेंट मांगता है रिटर्न स्टेटमेंट में। सब कौन मांगता है? रिटर्न स्टेटमेंट मांगता। अभी जब टीपीए पढ़ेंगे तब मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा इनको, अभी इतना समय नहीं है सर मेंस में जो भागने वाला। ठीक है सर, आगे चलिए। वो सर सेम बात है।
जो भी अमाउंट क्लेम करेगा उसके बारे में उस अकॉर्डिंग होगा। आइए सर यहाँ पे, इन्हें सूड बाई ए को मॉर्गेज, इन्हें सूड बाई ए को, मैं को मॉर्गेज की बात करता हूँ कि को मॉर्गेज क्या होते हैं। को मॉर्गेज क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। को मॉर्गेजी वो होते हैं सर, को मॉर्गेजी वो केसेस होते हैं, अदर को मॉर्गेजी वो केसेस होते हैं सर जहां पर मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी है, ठीक है सर, मेरे को मार्केट से 5 करोड़ रुपए लेना था, ठीक है, मेरा नाम है ए, मेरे को मार्केट से 5 करोड़ रुपए उठाना है। अब 5 करोड़ रुपए कोई भी एक आदमी देगा, इतने तो बहुत कम लोग होंगे जो एक साथ 5 करोड़ रुपए निकालें। तो मैंने क्या किया सर, बी से लिए 1 करोड़, सी से लिए 2 करोड़, डी से लिए 1 करोड़ और ई से लिए 1 करोड़, ठीक है सर। बी से 1 करोड़ लिया था, सी से 1 करोड़ लिया था, डी से 1 करोड़ लिया था और ई से, और ये जमीन जो है ये पांचों के नाम कर दी मैंने अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब पांचों को दे दी, मतलब कि भाई ये जमीन है, पांचों का हक रहेगा, अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो ये जमीन आप लोग रख लीजिएगा। तो ये सारे क्या है सर, को मॉर्गेजीज हैं। ये बी सी डी ई कौन है सर, को मॉर्गेजी हैं। अब ये को मॉर्गेजी की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये जो अमाउंट होगा ये किस पे होगा, एंटायर मॉर्गेज। तो ये जमीन अगर मान लीजिए ये जमीन 7 करोड़ की थी तो इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, बात समझ में आई, आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। आगे देखिए, रिडम्पशन की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं सर, टू मच मॉर्गेज कर दिया इन लोगों ने मेरे साथ जी। रिडम्पशन देखिए, हमारे जो काम की चीज है वो देखो आप बस, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज देखना 8 देखो, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, रिडम्पशन में कितना होता है सर, रिडम्पशन मतलब क्या होता है सर, पहले वो समझिए। मोचन, मोचन मतलब कि क्या होता है, हम रिडम्पशन उसको कहते हैं कि भैया पैसा पे कर चुका है, कौन पैसा पे कर चुका है, ए जिसने 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनको दी, ए 5 करोड़ रुपए सबको दे चुका है, लेकिन उन लोगों की नीयत खराब हो गई। नीयत क्यों खराब हो गई कि 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो कौन सा सूट फाइल करेगा, रिडम्पशन का, वो मोचन का सूट फाइल करेगा। तो जो भी अमाउंट ड्यू है, जो भी वो प्लेंट में लिखेगा सर, कौन लिखेगा, वाद पत्र में जो लिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम करोगे। फोरक्लोजर क्या होता है सर, आगे देखिए, ये यूसुफक्सिन मॉर्गेज है ना, मोलस मॉर्गेज, अभी सब में नहीं जाना, ठीक है ना सर, इतना डिटेल में नहीं जाएगा सर। आरजेएस है, अभी मैं आपसे आप जुड़ के बोल देता हूं सर, आरजेएस है, बहुत डिटेल में मत पढ़ना, जितना वो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लेना, प्री निकल जाएगा। और बेरेट पढ़ना, क्या पढ़ना, बेरेट की रीडिंग लगाओ बस, बेरेट के अलावा ना नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स बनाओगे, और सिर्फ आपके हाथ में अब अपकमिंग जो भी दिन है ये 15 20 25 जो बैरेक्ट है ना, इसके अलावा एक चीज मत उठाओ, एमसीक्यू की बुक और बैरेक्ट, बस तुम्हें प्रीलिम्स निकालना है, तो तुम्हें मेंस निकालना है, बैरेक्ट और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बस कोई बहुत हाथी घोड़ा काम नहीं है सर एग्जाम निकालना। बैरेक्ट नोट्स में दूंगा, केस क्लोज के जजमेंट में दूंगा, तुम लोग तो चलो पहली बार आए हो ना, तो बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, लास्ट टाइम आई हैव फॉरवर्डेड लिस्ट, पीडीएफ की लिस्ट फॉरवर्ड की थी मैंने 2024 में आपको, एक केसेस की, कितने केसेस आए थे उससे, 3 केसेस आए थे, और टोटल सब्जेक्ट में कितने केसेस थे, पेपर में कितने केस थे, 4 पूछे थे। अब 4 में से 3 केसेस अगर मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, इसमें 100-150 जजमेंट थे, उसमें केवल कितने जजमेंट थे, 100-150 जजमेंट में से अगर मेरे 3 जजमेंट बैठ गए थे उस लिस्ट से, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है फालतू कोई चीज, मैं तुम्हें जो मटेरियल दे रहा हूँ सफिशिएंट है, उसको पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ ये बातें, तो तुमको लगता होगा ना कि सर बहुत बोल रहे हैं, लेकिन मैं लिटरली आप बोल रहा हूँ, 8 घंटे अभी पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होगा, 10 घंटे स्टार्ट करो, मिनिमम 10 घंटा अभी, मिनिमम 10 घंटे होने चाहिए अभी पढ़ाई के। और जब एग्जाम में 1.5-2 महीने बच जाए तो 12 से 14 घंटे एग्जाम निकालना है, तो तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड कोई नहीं देखेगा जब एग्जाम निकल जाएगा। अरे मैडम मनी 3 अटेम्प्ट के बाद ये फोटो लगा रखा है, अभी मैडम मनी कोई पूछता है इनसे कि मैडम 19 वाले अटेम्प्ट का क्या हुआ था आपने 21 वाले अटेम्प्ट में कहां तक पहुंचे थे, अरे कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि बन गई, तुम्हारा भी क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कोई नहीं पूछेगा, बस तुम भी इस बार बन जाओ यार, बस खत्म ना सर। फोरक्लोजर का भी देख लो लास्ट, इन सूड मॉर्गेजी टू फोरक्लोजर, फोरक्लोजर में क्या होता है, फोरक्लोज का मतलब होता है सर 2 चीज होती है, फोरक्लोज और सेल। फोरक्लोज का मतलब होता है कि उस आदमी को पूरा बंद करने के लिए आप कहते हो कि देख भाई पैसा नहीं देगा तो इस प्रॉपर्टी को
का टाइटल आप हमारे नाम कर दो। क्या बोलेंगे दोनों? सर जो पार्टनर थे ना BCDE, जिससे पैसा लिया था, अगर पैसा नहीं रिटर्न कर पाया 5 करोड़ रुपए, तो ये कोर्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे सर इस प्रॉपर्टी का टाइटल हमारे नाम कर दो। इसको क्या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरक्लोजर। और कितने साल का टाइम पीरियड होता है इसमें? 30 ईयर। वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल है लिमिटेशन का? 63। वेरी गुड। बस ठीक है ना सर।